ठीक है। तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में कि ग्रेविटेशन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, ओके। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया किसने था? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक, किसने दिया था? न्यूटन ने। कब दिया था? 1665 में दिया था। कब दिया था? 1665 में दिया था। न्यूटन के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी दो बॉडीज हैं, मान के चलो कि भाई ये एक हेवनली बॉडी और एक दूसरी बॉडी, ये है, दो बॉडीज हमारे पास है। इसका मास m1 हम कंसीडर करते हैं और इसका मास m2 कंसीडर करते हैं। और दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है, सपोज दैट डिस्टेंस इज r। कितना डिस्टेंस? r। तो न्यूटन के स्टेटमेंट के तहत तो ये कितना था? कहता है ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between these two bodies is given by first the product of the masses, that is F is directly proportional to m1 m2, and second is inversely proportional to the square of the distance between them। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली स्क्वायर। ठीक है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, सो वी गेट f is equals to f is directly proportional to m1 m2 divided by r square। ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ता है विच इज g। तो यहाँ पर हम जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो कौन सा है? g है। एंड g इक्वल्स टू m1 m2 divided by r square। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। की पॉइंट्स इस फोर्स के जो की पॉइंट्स है वो क्या है? कहता है ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे पास है, ये हमेशा अट्रैक्टिव होगी। कैसी होगी? अट्रैक्टिव होगी। ठीक है। दूसरा, इसका जो मीडिएटिंग पार्टिकल है वो ग्रेविटॉन है। ठीक है। इसका जो g का वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। कितना? g का जो वैल्यू है वो कितना है? 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन, ठीक है, 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। इसकी जो डायमेंशंस रहेंगी, जी की जो डायमेंशंस रहेंगी, डायमेंशंस ऑफ जी इक्वल्स टू m पावर माइनस 1 t पावर 3 एंड t टू द पावर माइनस 2। ठीक है। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, और इसमें उतना कुछ खास है नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिसलेरेशन। ठीक है। चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दो चीजें मैं दोनों चीजों को डिफाइन करूंगा। पहला जो हमारे पास है ग्रेविटी, और दूसरा जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी क्या है? इज एन अट्रैक्टिंग फोर्स। क्या है? अट्रैक्टिंग फोर्स। ग्रेविटी इज एन attracting force of a heavenly body on another body। तो ये एक फोर्स है, ठीक। Whereas acceleration due to gravity is the acceleration produced in a body due to the gravity pull। ये है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी किसी भी दो हेवनली बॉडीज के बीच में हो सकते हैं। जैसे मेरे पास ये बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम है, और एक छोटी बॉडी मेरे पास यहाँ पर है। ये बड़ी बॉडी, इसका मास एम है। तो ये बड़ी बॉडी क्या कर रही है? इस छोटी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक। तो इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर जो ये खींच रही है, इसको हम ग्रेविटी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। लेकिन इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो मोशन नहीं हो सकता ना, और यहाँ पर तो कंटिन्यूसली मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी while moving towards the another body is known acceleration at gravity and it is represented by g। ये है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है भैया। अच्छा देखो रिलेशन निकालते हैं इसका, डिनोटेड बाय g। So acceleration due to gravity is actually the acceleration. What it is? It is acceleration. So we have to find out the acceleration value for acceleration. According to second law of motion, अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो इसका मतलब सीधा सा इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही होगी, और वो फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। लेट दिस बी द इक्वेशन नंबर 1। एंड ये जो एक्सेलरेशन इस बॉडी के अंदर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इसको ग्रेविटी पुल कर रहा है। जो कैपिटल एम बॉडी है वो इसको पुल कर रहा है, ठीक। तो वो कौन सा पुल है? ग्रेविटेशनल पुल है। सो एफ इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज, दैट इज आर। सो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस force is responsible for the movement of this body towards the heavenly body. So this is the force which is responsible for the motion. So I can say that these two forces are same। या ये जो एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर आ रहा है, सॉरी मैं ये ए को जी से रिप्लेस करूंगा, ठीक है। तो इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आ रहा है। तो भैया हम कह सकते हैं on comparing these two, yeah, I can say that the motion in body is produced by the gravitational pull। Therefore mg equals to gmm divided by r square, ठीक। क्योंकि पुल ही उसकी वजह से लग रहा है तो दोनों इक्वेशंस बराबर ही होंगी, है ना। तो भैया यहाँ से एम हमारे पास खत्म होता है।
So G is equals to gm divided by r square, which is the required expression for your gravity, है ना, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, है ना। यहाँ से एक और चीज है कि भैया ये आर, अगर ये जो छोटा ऑब्जेक्ट है ये बहुत क्लोज है, अगर बहुत क्लोज है यहाँ पर, तो ये स्मॉल आर क्या हो जाएगा, दिस स्मॉल आर विल बी अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू आर कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक। if the object, if this small object is very near to the surface of earth, then तो therefore उस केस में हमारे पास g कितना हो जाएगा, g कैपिटल M डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एक चीज बता दो कि r का जो वैल्यू होता है 6400 किलोमीटर, 6400 क्या कर रहे हैं किलोमीटर, ठीक है, ओके। तो ये है रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटी, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ एंड हाइट, डेप्थ और हाइट से कैसे इस पर फर्क पड़ता है। तो चलिए भैया अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, यहीं पे करते हैं भाई। सो पहला वेरिएशन in acceleration due to gravity due to altitude, है ना, due to altitude से क्या फर्क पड़ता है ग्रेविटी का, है ना। चलिए let us consider this is the earth, ये हमारे पास अर्थ है, this is what earth, धरती, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्लैट नहीं है बट चलो मैं फ्लैट बना रहा हूँ, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, यहाँ पर, और इस पॉइंट पर कुछ ग्रेविटी है g, दैट इज इक्वल्स टू, अरे भाई मैंने ऊपर g का वैल्यू लिखना भूल गया, ठीक है। तो भैया इस g का वैल्यू फॉर अर्थ के लिए 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट जो रहेगा इसका मीटर्स पर सेकेंड है, और डायमेंशन जो रहेगी वो रहेगी m0 l1 t-2, ठीक। अच्छा चलो नीचे चलते हैं, ओके ओके ठीक। नाउ तो ये g जो है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ पे ये g, ठीक। सपोज दैट दिस इज द पॉइंट P, ये पॉइंट मेरे पास P है। नाउ अब मुझे कह रहा है कि मैं किसी हाइट तक चला जाता हूँ, मान के चलो कि मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, दिस इज पॉइंट Q, तो इस पॉइंट Q तक कितना ग्रेविटी होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो मान के चले कि h है, अरे यार क्या हो रहा, चलो भाई ये जो हाइट है, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द टॉप, सपोज दिस बी h, तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर जो ग्रेविटी है दैट इज g डैश, ओके। एंड वन मोर थिंग दैट द रेडियस ऑफ अर्थ, लेट अस कंसीडर दैट, मेरे हाथ ही टेढ़े,
suppose that this is the center of earth at point 2 and this is the radius of earth. ओके, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, तो हमें बता रहा है कि भाई जब मैं अर्थ पे हूँ तब ग्रेविटी जी है, जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो तब ग्रेविटी जी डैश। क्या इन दोनों का वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? अगर सेम है तो कितना है, अगर डिफरेंट है तो वो कितना है? भाई देखो, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ तो हमें पता है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, इतना है। लेकिन जब हम ऊपर चढ़ते हैं तब हमारे पास क्या होगा? रिलेशन जो मेरे पास है ग्रेविटी का, G इज इक्वल टू कैपिटल G m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये जनरल रिलेशन है जो हमने पिछले इक्वेशन में निकाला, कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर। लेकिन उस केस में मैंने क्या कहा था कि द ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट पॉइंट क्यू। एट पॉइंट क्यू की बात करते हैं, चलिए एट पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू पे बात करते हैं। पॉइंट क्यू पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा? G dash will become is equals to gravitational constant mass of the earth over radius। बट पॉइंट क्यू पर रेडियस कितना है? यहाँ से लेके दैट इक्वल्स टू, चलो मैं लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ठीक है। दैट इज ओ क्यू स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। लेट दिस बी द इक्वेशन नंबर 1। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू gravity on the surface of earth। now as gravity on surface of earth that is at point कहाँ पे भैया? at point P, इस पॉइंट पे ग्रेविटी कितना होगा? तो G is equals to, as this point lies on the surface of earth, so it will become is equals to Gm divided by OP square, that equals to Gm divided by R square। ठीक, ये रहा हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब मुझे निकालना है रिलेशन। मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, वी गेट, क्या रहेगा मेरे पास? G dash over G will become equals to Gm over R plus H square whole divided by Gm over R square, which equals to Gm over R plus H whole square into R square over G into M। ओके, तो ये और ये यहाँ से खत्म कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है? चलो भैया, ठीक है, ओके। सो जी डैश और जी जो हमारे पास आया वो आया आर स्क्वायर आर प्लस एच होल टू द पावर माइनस 2, होल टू द पावर माइनस 2। एक सेकेंड, आर स्क्वायर अगर मैं यहाँ से आर को कॉमन करूं तो क्या बनता है मेरे पास? आर स्क्वायर अपन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, आर स्क्वायर
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया, देखो भैया नहीं समझ में आया तो देखो, ये है हमारे पास आर प्लस एच। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ रेशनलाइज आर से भी और डिवाइड भी कर देता हूँ आर से भी, पावर 2 एज इट इज। फिर से ये आर और ये आर खत्म हो जाएगा तो बचेगा आर प्लस एच। ठीक है, अच्छा यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, आर को कॉमन कर रहा हूँ, एक ये आर को तो बाहर से स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 प्लस एच बाई आर रेज्ड पावर 2। ये आर स्क्वायर खत्म, so g dash divided by g is equals to 1 plus h upon r raised power minus 2। ठीक है, नीचे प्लस 2 है तो ऊपर जाके क्या होगा माइनस 2। नो मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट नहीं करूँगा ज़्यादा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको शॉर्टकट ही करते हैं। ठीक है, ऑन अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम, ऑन अप्लाइंग बीटी थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम लगाने से, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करने का है, सिंपल समझ, जी बटे में जी डैश। बाइनोमियल थ्योरम करने का टाइम नहीं है अभी हमारे पास। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1। बाइनोमियल थ्योरम जब भी लगाएंगे और हायर एंड नेग्लेक्टिंग द हायर टर्म, हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करने में ये जो पावर है इसको सीधा उठा के यहाँ पे रख दो। तो इस पावर को उठा के अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो क्या हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स एच डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, सो विच इम्प्लाइज जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स एच अपॉन आर। तो ये क्लियरली कह रहा है भाई, ये इक्वेशन क्लियरली कह रहा है कि ग्रेविटी जो है जी डैश जो है वो घट जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 2 टाइम्स एच अपॉन आर, ये -1 में से माइनस हो रहा है कुछ टर्म, पॉजिटिव टर्म। ठीक, तो ये घटेगा ही घटेगा, बेशक ये बहुत कम होगा लेकिन घटेगा ही घटेगा। ठीक है, चलो भैया, आई होप ये क्लियर होगा। दिस इक्वेशन शो दैट दिस रिलेशन shows that acceleration due to gravity decreases as we move upward from the surface of earth। जितना ज़्यादा दूर चलते जाएंगे उतनी ग्रेविटी कम होती जाएगी, और इसीलिए स्पेस में जो वो लोग हैं ना, वो लोग क्या करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, क्या करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। ठीक है भैया, अच्छा चलो अगला करते हैं। अगला कौन सा हमारे पास, दैट इज इफेक्ट ऑन ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ। इफेक्ट ऑन ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ। ठीक है, डेप्थ से हमारे पास ग्रेविटी पे क्या असर पड़ेगा। ठीक, चलो भैया, सो हम क्या करते हैं, मान के चले ये हमारा अर्थ है। ठीक, ये हमारा अर्थ है एंड ये इसका सेंटर है, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट। ओके, ये पॉइंट वो है जहां पर ग्रेविटी जो है, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, लेट अस सपोज दैट इज कैपिटल आर, एंड इस पॉइंट पे ग्रेविटी जो हमारे पास है जी है। ठीक है, पॉइंट पी पे। ओके, अच्छा अब हमें कहता है कि जब हम इसके अंदर जा रहे हैं, अर्थ के अंदर जा रहे हैं, यहाँ से कुछ यहाँ तक जा रहे हैं, सपोज दैट दिस इज डिस्टेंस डी, यहाँ से सरफेस से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस डी है। तो भाई यहाँ पर जो ग्रेविटी है, इस पॉइंट पर जो ग्रेविटी है, इस पॉइंट पर ग्रेविटी इलेक्टेड विद जी डैश। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा
जो ये वाला डिस्टेंस बचा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस बचा दैट इज d माइनस एच, मतलब d माइनस एच या सॉरी नॉट d माइनस एच, दैट विल बी r माइनस d। ठीक, तो ये क्या बचेगा r माइनस d। ठीक है, तो कहता है इस पॉइंट पर ग्रेविटी कितना होगा। सपोज दैट दिस इज द पॉइंट Q एंड सेंटर ऑफ द अर्थ इज O। ठीक है भैया, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, small g is equals to gm divided by r square। ठीक है, gm divided by r square where m is the mass of the earth। m हमारे पास क्या है, mass of earth। ठीक, mass of earth। let this be the equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 हम इसको कंसीडर करते हैं। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं पॉइंट Q पर ग्रेविटी कितना होगा। एट पॉइंट Q पर ग्रेविटी कितना होगा, तो जो ग्रेविटी आएगा G डैश जो आएगा वो कितना आएगा वो हमें निकालना है। देखो क्या है कि हमें पता है एज डेंसिटी जो होता है वो रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, एंड इफ द अर्थ इज स्फेरिकल इन नेचर then volume will become equals to 4 upon 3 pi r cube, 4 upon 3 pi r cube। तो यहाँ से अगर मैं मास निकालूं which implies rho is equals to m upon 4 upon 3 pi r cube, तो यहाँ से अगर मास निकालूं तो इसको सही लेना पड़ेगा। so it will become equals to मास निकालने का है तो मास जो हमारे पास होगा दैट विल बी 4 upon 3 pi r cube into rho, pi r cube into rho। तो भैया देखिए अगर इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में डालता हूं तो g डैश मेरे पास कितना आता है, therefore g will become equals to g m का वैल्यू 4 upon 3 pi r cube rho divided by r square। यहाँ से ये कटेगा तो g हमारे पास कितना बनेगा, g 4 upon 3 pi r into rho। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर ए। ये आया हमारे पास g। अब भाई जब मैं g डैश की बात कर रहा हूँ तो g डैश पे जो r होगा, ये जो r होगा g डैश विल बिकम इक्वल्स टू g m डिवाइडेड बाय r कितना होगा यहाँ से r माइनस d। ठीक, तो अगर मैं g डैश निकालूं तो g डॉट m का वैल्यू 4 upon 3 pi r क्यूब, सो r यहाँ पे r माइनस d का क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय r माइनस d। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके तो हमारे पास g डैश जो आएगा वो आएगा r माइनस डी एंड क्यूब खत्म हो जाएगा तो 4 upon 3 g पाई r माइनस डी इंटू रो। ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर बी। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग रेशियोज या डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर बी विद इक्वेशन नंबर ए, वी गेट क्या आएगा हमारे पास, g डैश ओवर g, लेफ्ट हैंड साइड से हमने डिवाइड कर दिया, इक्वल्स टू g 4 upon 3 g पाई r माइनस d इंटू रो डिवाइडेड बाय 4 upon 3 g पाई r इंटू रो। ठीक है, ये वैल्यू को हमने राइट हैंड साइड को डिवाइड कर दिया। 4 upon 3 g पाई cancelled out, रो cancelled out, so I can say that g dash over g is equals to
आर माइनस डी ओवर आर माइनस डी ओवर आर, ठीक है। अच्छा, यहां से मैं क्या करता हूं, विच इंप्लाइज g dash over g is equals to r divided by r minus d divided by r, ठीक है, और कुछ नहीं करने का है, ये खत्म हो जाएगा। so g dash over g equals to 1 minus d upon r I can write it as g dash equals to g into 1 minus d over r, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बना किसके लिए, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटी एट सर्टेन डेप्थ d, ठीक, कुछ डेप्थ पर हमारे पास ये हमारे पास बना। ओके, तो ये है ग्रेविटी। यहाँ से सीधा सीधा सा पता चल रहा है कि d बटे में r कोई भी एक टर्म होगी, हालांकि d बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू r, लेकिन ये 1 में से माइनस हो रहा है, तो अगर 1 में से माइनस हो रहा है तो सपोज दैट d अपॉन r अगर हमारे पास अप्रोक्सीमेशन 0.5 भी आता है, कुछ भी 1/2 आता है, ठीक है, आधा चले जाता हूँ, रेडियस के आधे अंदर चले जाता हूँ, तो g डैश मेरे पास कितना होगा, g इंटू 1 माइनस 1/2, and 1 minus 1/2 is equals to g into 0.5, है ना, तो 9 पॉइंट से वो माइनस हो जाएगा, तो g डैश हमारे पास डेफिनेट सी बात है g से कम हो जाएगा, ठीक। तो here we conclude that at certain depth gravity will डिक्रीज, ठीक है, कुछ डेप्थ पर जाने से ग्रेविटी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या हो अगर ये डेप्थ d जो है ये r के बराबर हो जाए, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ के बराबर हो जाए, तो फिर क्या होगा, जब ऐसा होगा एट सेंटर ऑफ अर्थ d will become equals to r, therefore g dash is equals to g into 1 minus r divided by r, and that is equals to g dash equals to g into 1 minus 1, and g dash equals to g into 0, and g dash equals to 0. भाई center of earth, at the center of earth ग्रेविटी कितना है, 0, ठीक है, ग्रेविटी कितना है, 0, ओके, हाँ, ठीक। चलिए इससे अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नाउ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हमारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए भैया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल से हमारे पास क्या पता चलता है, सबसे पहले तो ग्रेविटी फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, कहता है एरिया अराउंड द मास, एरिया अराउंड द हेवनली बॉडी या मास, ठीक है, हेवनली बॉडी where we can experience the force of attraction due to that mass, ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास अर्थ है, तो अर्थ के इर्द गिर्द का वो एरिया, मतलब कोई भी हेवनली मास है, इसके इर्द गिर्द का वो एरिया जहां तक मैं इसके फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता हूं, तो ये होगा इसका ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ठीक है। चलो उतना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसका, ओके, ये जस्ट डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए था कि ग्रेविटी फील्ड क्या होता है, ओके, ये हम 12th में पढ़ेंगे। चलिए भैया, अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at a point
point in a gravity field, in a gravitational field, in a gravitational field of a body is defined as, of a body is defined as the amount of work done, amount of work done in bringing the body from infinity to the gravity field, to the gravitational field without एक्सेलरेशन। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फर्स्ट लॉ हमारे पास गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो एक्सेलरेशन है लेकिन वो लगभग जीरो के बराबर है। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर दैट, मैं एक मास लेता हूँ, कोई भी हेवनली बॉडी, सपोज दैट वही हमारे पास अर्थ है। ठीक है, और इसका जो फील्ड है वो किसी डिस्टेंस तक है, लेट अस कंसीडर दैट इसका जो फील्ड है वो यहाँ तक है। ठीक, फील्ड जो एरिया है वो यहाँ तक है। ठीक है, अब मैं किसी बॉडी को लेके आ रहा हूँ, मैं किसी बॉडी को, ये एक छोटा सा मास हमारे पास है m, और इसका मास हमारे पास कितना है, कैपिटल M, कैपिटल M इसका मास है। तो कहता है इस छोटे से मास को मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ यहाँ तक, देखे भैया यहाँ तक। अब इसके सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सपोज दैट दिस डिस्टेंस इज x, कितना x है। अब जब मैं इस ऑब्जेक्ट को बाहर से लेके आ रहा हूँ यहाँ तक, तो यहाँ तक मेरे पास वर्क डन जो होगा वो होगा जीरो। क्यों? क्योंकि वर्क डन करने के लिए हमें एक अपोजिंग फोर्स चाहिए जो कि यहाँ पे है ही नहीं, जो कि यहाँ पे है ही नहीं। जब मैं पॉइंट ए पर पहुंच रहा हूं तो मैं किसी फील्ड तक पहुंच रहा हूं, और इस फील्ड से अंदर आते आते सपोज दैट दिस इज द पॉइंट बी, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई, लेट अस कंसीडर दैट इट इज dx। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, ओके। अच्छा दूसरी बात कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो इस पॉइंट पर है वो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। ठीक है, इस अर्थ के कारण दैट F will become is equals to G M M और R स्क्वायर, बट यहाँ से यहाँ तक R कितना है, X है, सो दिस विल बी X स्क्वायर। ओके, अच्छा द नेक्स्ट इज, अगर ये मेरे पास फोर्स है, लेट दिस बी द इक्वेशन नंबर वन। ओके, ठीक है, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को लेके आना है, किसी पॉइंट P तक लेके आना है। सपोज दैट दिस इज द पॉइंट P, और इस पॉइंट P तक लेके आना है, जबकि इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ दैट इज R। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक वो था x। ठीक, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द पॉइंट A। अब देखिए भैया, मुझे यहाँ की तरफ लेके आना है तो वर्क डन करना पड़ेगा, तो देयरफॉर वर्क डन हमारे पास जो होगा, देयरफॉर वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट या मूविंग द मास स्मॉल m फ्रॉम A टू B, तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास dx है, which implies work done will become is equals to F का G M divided by x square into dx। ठीक है भैया, this is dw, छोटा सा, therefore work done, amount of work done and moving the body from this to this point। okay, now अगर हमें पूरा वर्क डन कैलकुलेट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो हम कहेंगे ऑन इंटीग्रेशन कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट, कहाँ तक लेके आ रहे हैं हम इसको, पॉइंट P तक लेके आ रहे हैं, फ्रॉम इंफिनिटी टू P। ठीक है,
तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, सो आई गेट इंटीग्रेशन dw will become equals to integration gmm over x square into dx, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट r। ठीक है, पॉइंट P तक का कितना डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है dx, तो पॉइंट P तक है r और इन्फिनिटी से है। ठीक है, ओके, तो ये कितना होगा हमारे पास, वर्क डन विल बिकम इक्वल्स टू gmm कांस्टेंट है, gmm हमारे पास कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा x टू द पावर -2 dx, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट r, अपर लिमिट r। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्क डन होगा वो कितना आएगा, विच इम्प्लाइज वर्क डन विल बिकम इक्वल्स टू gmm, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, इट विल बिकम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n कितना होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट r, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट ठीक है भैया। अच्छा चलो ये कितना बना, ये बना हमारे पास वर्क डन विल बिकम इक्वल्स टू gmm इनटू -1/x। ठीक है, तो w विल बिकम इक्वल्स टू -gmm ओवर सॉरी x का अगर मैं लिमिट लगा दूं माइनस को बाहर निकाल के, तो ये बना इन्फिनिटी टू r, तो ये होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी विल बी 0, so work done will become equals to -gmm divided by r. This will be the amount of work done in bringing the body from infinity to the point p, infinity to the point p। ठीक है भैया, अच्छा चलिए भाई, ये है मेरे पास वर्क डन रहा, तो भाई दिस वर्क डन, this amount of work done, this amount of work done, amount of work done will be stored as a gravitational potential। ठीक है, हाँ ठीक, ओ सॉरी मैं एक चीज यहाँ पर बताना भूल गया। देखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में उतना ज्यादा कुछ आपको करना ही नहीं है, शायद मैंने ऊपर लिखा है कि नहीं लिखा है, gravitational potential at a point in a gravitation field is defined as the amount of work done in bringing a body। ठीक है, यहाँ पर जब आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तब आप बॉडी लिखेंगे, लेकिन जब आप लिखेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल तब लिखेंगे बॉडी ऑफ यूनिट मास, बॉडी ऑफ यूनिट मास। तो अगर यूनिट मास हुआ, अगर यूनिट मास हुआ तो ये स्मॉल m कितना हो जाएगा, स्मॉल m हमारे पास हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब हमारे पास है तो ये स्मॉल m हो जाएगा 1, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो this amount of work done will be stored as gravitational potential at point P, therefore this W will become equals to -gm divided by r। ठीक है, क्योंकि यूनिट मास है तो m कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, m कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, so this work done will be stored as a gravitational potential, so work done can be replaced as gravitational potential, that is equals to rw, that is equals to -gm divided by r। ठीक है, अब भाई देखिए मैं दूसरा कहता हूँ, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालेंगे, थोड़ा लेंथी वीडियो हो जाएगा। तो जब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो ये जो एक्सप्रेशन निकला है यही हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is defined as the amount of work done in bringing the mass from infinity to the field, कौन सा फील्ड, ग्रेविटी फील्ड है ना, विदाउट एक्सेलरेटिंग,
एक्सेलरेटिंग, ठीक है भैया। तो उस केस में ये m जो होगा वो 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल में हमने बात किया कि वो यूनिटी मास है, ठीक है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी, ठीक है, सैटेलाइट। अच्छा भैया देखो, अगले टॉपिक में हम चढ़ते हैं, ठीक है, सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट एंड प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट होता है सर कोई भी एक ऐसी बॉडी, ठीक है, जो किसी हेवनली बॉडी के इर्द गिर्द चक्कर काटे। जैसे ये मून हमारे पास है, मून अराउंड द अर्थ, तो मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, नेचुरल सैटेलाइट है ना। तो ये ऑर्बिट में चलता रहता है, जैसे जिससे हमारे पास क्या होता है कि टाइड्स वगैरह उठती हैं, ग्रेविटेशन फील्ड एक तरफ हो जाता है वगैरह वगैरह, तो हमारे पास सैटेलाइट है, ठीक है। तो भैया कहता है जो सैटेलाइट प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट है, तो प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट क्या है? पहले तो हम सीधा सैटेलाइट का डेफिनेशन लिख देते हैं। ए satellite is a body which is revolving continuously in an orbit around a heavenly body, या किसी भी हमारे पास around a body having large amount of mass with respect to satellite, ठीक है। अब देखो मून का मास एज कंपेयर टू अर्थ बहुत कम है, तो मून जब अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है तो मून को हम कहेंगे सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है भैया। अच्छा ये है सैटेलाइट, प्रिंसिपल ऑफ सैटेलाइट, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, ठीक है, क्योंकि अभी हमें जस्ट एक क्विक रिवीजन करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट, सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्रिंसिपल क्या है? कहता है देखो भैया हमारे पास क्या है कि सपोज दैट दिस इज आवर अर्थ, और मैं इस पे खड़े होके यहाँ से एक बॉडी थ्रो करता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा हूँ तो यहाँ पे गिरेगा। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं एक टावर के ऊपर चढ़ के, ऐसा एक टावर है, ठीक, एक टावर है, और इस टावर के ऊपर चढ़ के बॉडी को थ्रो कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ तो कहीं यहाँ पे गिरेगा, ठीक। तो भैया एक और टावर है, थोड़ा सा और हाइट पे और थोड़ा सा और जोर से मैं इसको थ्रो कर रहा हूँ, ठीक। तो क्या होगा, जब मैं यहाँ से ऐसे फेंकूंगा इसको, तो ग्रेविटी जो है वो इसको अंदर की तरफ खींचना शुरू करेगी। देखिए ये पास जो आए, ये पैराबोलिक आए, ये क्यों आए? क्योंकि ग्रेविटी अंदर की तरफ, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ खींचना शुरू करेगी ग्रेविटी, दिस रेड डॉटेड लाइन ग्रेविटी अंदर की तरफ खींचना शुरू करेगी। और दूसरा ये वाला वेलोसिटी जो मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया था, तो भैया इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बनता है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये इस पॉइंट पे फिर से आके ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही, तो ये इस पॉइंट पे फिर से आके हमारे पास ग्रेविटी अंदर की तरफ खींच रही है इसको, ऐसा। तो यहाँ से फिर से इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट ये, तो ऐसे ऐसे करके ये सैटेलाइट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको मैं थ्रो कर रहा था, ये अर्थ के चक्कर काटना शुरू हो जाएगा। ग्रेविटी अंदर की तरफ खींचेगी, ना ये अंदर की तरफ गिरेगा और ना ही इसकी जान छूटेगी। तो होगा क्या, ये एक हमारे पास जो है एक पाथ ऑब्टेन्ड कर लेगा जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट।
क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और ये उसी पाथ में कंटिन्यूसली घूमना शुरू करेगा ऐसे ऐसे अराउंड द बॉडी, अराउंड द हेवनली बॉडी, और जिसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है भैया, चलो देखिए हमारे पास क्या है। तो हमें जो निकालना है, अच्छा इम्पोर्टेंस ऑफ सैटेलाइट, ये तो इसका प्रिंसिपल था। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ सैटेलाइट, ये सैटेलाइट के जो हमारे पास जो क्या बोलते हैं इसका करेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या क्या है, सैटेलाइट कहाँ कहाँ पर यूज होता है। सैटेलाइट हमारे पास यूज होता है सर कम्युनिकेशन सिस्टम में, जिसके आपका जो टीवी वगैरह चलते हैं। सैटेलाइट हमारे पास होता है यूज इसका वेदर फॉरकास्टिंग में। ठीक है, वेदर फॉरकास्टिंग में होता है सैटेलाइट। बहुत सारी चीजों, हमारे पास अर्थ की शेप, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, शेप ऑफ अर्थ, वो भी सैटेलाइट ही डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, मतलब बताते हैं, डिटरमाइन नहीं करते हैं। अर्थ की शेप तो वैसे ही ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन ये बताते हैं कि इसकी शेप हमारे पास कैसी है। ठीक है, हमें पिक्चर दिखाते हैं सैटेलाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास है सैटेलाइट। चलो हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, भाई देखिए ये अर्थ था, और अर्थ के इर्द गिर्द सैटेलाइट जो है वो इस ऑर्बिट में घूमेगा। ठीक है, इस ऑर्बिट में घूमेगा। तो कहता है इस ऑर्बिट में घूमने की वेलोसिटी एक सैटेलाइट की क्या होगी। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी बहुत बहुत आसान है निकालना। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, सपोज दैट स्मॉल m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट। इस सैटेलाइट का मास जो है वो स्मॉल m है, और इस अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M है। ठीक है, r जो है दैट इज लेट अस कंसीडर दैट दिस इज r, और यहाँ पर हम अर्थ को कंसीडर कर रहे हैं एज अ स्फीयर। तो r जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, v जो है इस सैटेलाइट के घूमने की वेलोसिटी है, v जो है दैट इज वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। ठीक है, उसके बावजूद उसके अलावा जो हमारे पास है h जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट ऑफ द सैटेलाइट है। ठीक है, h जो है फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू द सैटेलाइट तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, h है। तो अगर हम टोटल r देखें इसका, तो यहाँ से लेकर जब सैटेलाइट कहीं यहाँ पर होगा, तो ये r जो हमारे पास हो जाएगा, ये r कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h हाइट ऑफ द सैटेलाइट। तो स्मॉल r इक्वल्स टू r प्लस h, ये कुछ वैल्यूज हम एज्यूम कर रहे हैं, तो ये लिख लेना, लेट अस कंसीडर m बी द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब देखिए भैया, अगर एक पर्सन, देखो एक पर्सन यहाँ पे खड़े होके ऐसा ऐसा, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट को वो घुमा रहा है इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक, इस ऑब्जेक्ट को पकड़कर ये इस सर्कुलर ट्रैक में घुमा रहा है कुछ इस प्रकार से, है ना। ठीक है, इसको बांधा हुआ है। ठीक है, तो भाई देखो ये ऑब्जेक्ट अगर ये छोड़ेगा, किसी भी पॉइंट पे छोड़ेगा, तो जैसे मान के चलो कि इस पॉइंट पे छोड़ रहा तो ऐसे आएगा, इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट को छोड़ रहा तो ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे छोड़ रहा तो ऐसे जाएगा। मतलब अगर ये रेडियस टूट जाए, ये धागा जो है ये अगर टूट जाए, तो ये धागा टूटने पे होगा क्या, ये बॉडी अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी। सीधी सी मतलब ये है कि ये बॉडी अपने ऑर्बिट में तब तक टिकी हुई है जब तक ये एक थ्रेड इस पर्सन या एक्सेस ऑफ रोटेशन सेंटर से, तो यहाँ तक जब तक ये फोर्स लगा रहा है तब तक ये बॉडी अपने ऑर्बिट में घूमती रहेगी। और जैसे ही ये फोर्स हटेगी तो ये बॉडी अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी, जैसे ये रेड एरोज हमारे पास दिखा रहे हैं। ठीक है भैया, तो क्या है, अगर ये अर्थ हमारे पास सॉरी ये जो मास है, ये सैटेलाइट है, ये अगर हमारे पास यहाँ पे घूम रहा है, इसमें घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसके ऊपर भी कोई फोर्स लग रही होगी, तभी तो ये ऑर्बिट में है। तो दैट फोर्स इज गिवन बाय दैट फोर्स इज ड्यू टू द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, क्योंकि इसका मास m है और इसका मास कैपिटल M है। तो जो centripetal force है, centripetal force, if the object is revolving in the circular orbit, then it has centripetal force। ठीक है, that centripetal force F is equals to mv square divided by r के बराबर होता है, where r is the radius from the axis of rotation, और इसका axis of rotation यहाँ पर होगा। ठीक है, सेंटर में, अर्थ के बिल्कुल सेंटर में। ठीक,
इसको अर्थ को सेंटर मान के ही ये भी चल रहा होगा। दिस फोर्स इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। किसकी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे पास है तो वो हमारे पास कितना है? जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर ये फोर्स इस फोर्स के कारण है तो क्या मैं कह सकता हूं सर, विच इंप्लाइज एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो यहाँ से एम मेरे पास खत्म, आर खत्म, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर, which implies v equals to under root g m divided by r, g m divided by r। लेकिन हमें ये पता है but we know that according to the relation between gravity and the gravitation g m divided by r square होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है कि जी एम जो है वो जी आर स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ऐसा है तो मैं इस वैल्यू को, जी एम की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना चाहूंगा। तो जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो मेरे पास v कितना आएगा? v विल बिकम इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। लेकिन मुझे ये पता है कि स्मॉल r जो है वो किसके बराबर है? r प्लस h के बराबर है। तो v हमारे पास कितना हो जाएगा? अंडर रूट जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। इसको सॉल्व करने पे जो हमारे पास आएगा v इज इक्वल्स टू आर अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। ठीक है भैया। अच्छा आर प्लस एच, अरे कहाँ गया भाई? आर प्लस एच। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है हमारे पास देखते हैं। अरे डायग्राम छुप रही है भाई, यहाँ पर ही करते हैं। ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा कहता है अगर इसका सैटेलाइट का ऑर्बिट जो है वो बहुत क्लोज है, मतलब सपोज दैट इफ h is very smaller than r, h is very smaller than r। अगर h बहुत छोटा हो जाता है r से तो हमारे पास क्या हो जाएगा? Therefore small r will become equals to कैपिटल R के बराबर, सीधा सा कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल r जो हो जाएगा वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में ये v हमारे पास कितना हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू r अंडर रूट g अपॉन r अंडर रूट g अपॉन r। ठीक है भैया। तो इसका अगर मैं आगे कैलकुलेट करूं तो v विल बिकम इक्वल्स टू अंदर को r स्क्वायर और ये -1 अंडर रूट g r स्क्वायर, और ये r का पावर नीचे 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। v विल बिकम इक्वल्स टू g r स्क्वायर डॉट r power -1, base is the same, power must be added, so v is equals to under root g r2 -1, that will be r। So this is the required expression for the acceleration, not acceleration due to gravity, that is orbital velocity। So v naught, it is represented by v naught। So v naught हमारे पास कितना होगा? orbital velocity under root g into r। What is g? g is the acceleration due to gravity and r is the radius of earth। ठीक है, अगर मैं अर्थ के लिए कैलकुलेट करूँ ना, इसको देखो अर्थ के लिए कैलकुलेट करते हैं तो v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 9.8 इंटू r 6400 किलोमीटर है ना, 64 इंटू 10 टू पावर 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 है ना, इतना हो जाएगा। तो v नॉट हमारे पास कितना हो जाएगा? 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास है ऑर्बिटल वेलोसिटी किसकी? अर्थ की। ठीक है, अर्थ के इर्द गिर्द अगर कोई ऑर्बिट सैटेलाइट घूम रहा है तो ये उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। ठीक है भैया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एस्केप वेलोसिटी, कि भाई एस्केप वेलोसिटी क्या होता है और एस्केप वेलोसिटी हमारे पास से कैसे निकाली जाती है। देखो भैया एस्केप वेलोसिटी क्या है। एस्केप वेलोसिटी होता क्या है, मैं पहले यहीं पर इसको दिखाता हूँ कि भाई एक बॉडी है, कोई भी हेवनली बॉडी है, इसका रेडियस r है। ठीक है,
अच्छा, इसके ऊपर से मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूँ, मान के चलो कि इस ऑब्जेक्ट को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ यू वेलोसिटी से, लेकिन कुछ देर बाद ये ऐसे ही वापस आ जाएगा क्योंकि ग्रेविटी इसको वापस खींच रही है। तो कहता है मान के चलो थोड़ा और जोर से मैं इसको फेंकता हूँ तो ये थोड़ा सा बड़ा ऑर्बिट लेके वापस आता है ऐसा। लेकिन इतने जोर से फेंकू कि ये ऑब्जेक्ट वापस ही ना आ जाए, मतलब इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव कर दे, दोबारा कभी भी वापस ना आए। तो इस वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिस मैक्सिमम वेलोसिटी से मैं एक बॉडी को प्रोजेक्ट करूंगा ताकि भाई वो वापस ही ना आए, इट विल नेवर कम बैक, इट विल नेवर कम बैक, नेवर कम बैक। तो अगर ऐसी वेलोसिटी में लगाता हूँ कि भाई इतना जोर से फेंकता हूँ, इतना जोर से फेंकता हूँ कि बॉडी वापस ही नहीं आती है, तो उस वेलोसिटी को हम कहेंगे, उस वेलोसिटी जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम कहेंगे escape velocity. So what do you mean by escape velocity? So escape velocity क्वेश्चन का हेडिंग डाल देते हैं escape velocity. Escape velocity. So what is escape velocity? It is defined as the velocity with which a body can project so that it will never come back, कभी भी वो वापस ना आए। उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। चलिए भैया इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। लेट अस कंसीडर दैट, हम कंसीडर करते हैं कि सर ये मेरे पास अर्थ है जिसका रेडियस कितना है, आर है, ठीक है, और इसको मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूं ताकि ये कभी, इसके ऊपर एक मास है, इसके ऊपर एक बॉडी है, छोटी सी बॉडी है, इस बॉडी को मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, मतलब कहाँ तक भेजना चाहता हूँ, इन्फिनिटी तक भेजना चाहता हूँ ताकि ये वापस ही ना आए। तो भाई जब तक मेरे को इसको इन्फिनिटी तक भेजना है तो मुझे क्या करना होगा, इसके ऊपर वर्क डन करना होगा, ठीक है। तो मान के चलो कि किसी डिस्टेंस x पर है, अभी बहुत छोटा सा हाइट h हाइट पे है, तो इसको मैं ऐसे फेंकना चाहता हूँ, मुझे क्षमा चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा देर हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। इस बॉडी को अगर प्रोजेक्ट करना है तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन किसके अगेंस्ट होगा? ग्रेविटेशन फील्ड के अगेंस्ट होगा। तो वर्क डन विल बिकम इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट dx है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है वो x है, सेंटर ऑफ अर्थ तक, ठीक है। तो dx फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो dw विल बिकम इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू dx, ठीक। अब अगर इसको मैं आगे कैलकुलेट करूंगा तो कैलकुलेट करने पे मुझे क्या करना होगा, इन्फिनिटी तक भेजना है तो इंटीग्रेट करना होगा। तो ऑन इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन gmm डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dx फ्रॉम कहाँ से लेके जा रहा हूँ सर? आर से लेके जा रहा हूँ, रेडियस ऑफ फोर्स से लेके जा रहा हूँ, कहाँ तक लेके जा रहा हूँ? इन्फिनिटी तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरह है, कुछ कुछ दिखेगा। gmm इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx सॉरी माइनस पावर 2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये कितना होगा? माइनस जी एम 1 बाई एक्स लोअर लिमिट आर अपर लिमिट इन्फिनिटी। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये सर हमारे पास कितना है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर, ये डी डब्ल्यू वर्क डन नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि फोर्स जो है अट्रैक्टिव है, तो ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो डब्ल्यू विल बिकम इक्वल्स टू, ठीक है, ये नेगेटिव और इसका नेगेटिव बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, सीधा सीधा कैलकुलेट करना, ये हो जाएगा हमारे पास जी एम लोअर लिमिट माइनस 1 बाई इंफिनिटी, ठीक है। अभी भी नेगेटिव चल रहा है,
तो डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, ये होगा वर्क डन. बट दिस वर्क डन, इक्वेशन नंबर 1, this work done will store in the form of, this work done will be stored in the form of kinetic energy, है ना. तो which implies kinetic energy हमारे पास कितना होता है, 1/2 mv square. so this will be equation number 2, work done और kinetic energy. तो भाई अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को तो मेरे पास क्या आएगा, 1/2 mv square is equals to gmm over r. ये m खत्म, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 साइड चला जाएगा तो gm डिवाइडेड बाय r, gm डिवाइडेड बाय r, ठीक है, v स्क्वायर, which implies v equals to under root 2 times gm divided by r, 2 times gm divided by r. This will be the expression for the you can say that the escape velocity फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन होगा एस्केप वेलोसिटी का 2 टाइम्स gm अपॉन r. अगर आप इसको g में कन्वर्ट करना चाहते हो, स्मॉल g में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल g किसके बराबर है, gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है. तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं r से और डिवाइड भी कर दूं r से, तो ये कितना हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 टाइम्स gm divided by r square multiplied by r, which implies escape velocity will under root 2 times, ये हमारे पास हो जाएगा स्मॉल g into r. ये हमारे पास रहेगा एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, ठीक है भैया. ओके, अगला कोई क्वेश्चन बचा, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, कैपिलरी लॉस बचे, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. अभी मुझे स्कूल जाना है, थोड़ा सा सॉरी, सो लीव. तो मिल कैपिलरी लॉस, कैपिलरी ने 3 लॉज दिए, देयर आर 3 लॉज, ठीक. देयर आर 3 लॉज given by कैपिलरी. एक सेकंड में मैं चेक, ओके डन, ठीक है. कैपिलरी ने 3 लॉज दिए फॉर प्लैनेटरी मोशन. प्लैनेट्स के मोशन को ध्यान में रखते कैपिलरी ने 3 लॉज दिया. पहला लॉ जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्लिप्स, ठीक. सेकेंड लॉ ऑफ एरिया, एंड थर्ड हमारे पास था लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है भैया. ये हमारे पास 3 लॉज थे, इसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक, लॉ ऑफ ऑर्बिट. चलिए हम पहले लॉ की तरफ बढ़ते हैं. पहला लॉ क्या कहता है और क्या बोलता है, ठीक. तो फर्स्ट लॉ में क्या कहा कि ईच प्लैनेट, फर्स्ट लॉ ऑफ कैपिलरी, अरे यार क्या कर रहा है भाई, फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया कि भाई ईच प्लैनेट revolves या moves around the sun in an elliptical path or orbit. Elliptical path or orbit with the sun keeping at center. With the sun keeping at center. ठीक, कहने का अभिप्राय ये है कि अगर ये बीच में हमारे पास सूरज है, ठीक है, दिस इज आवर सन,
then every planet will revolve around the sun in an elliptical path. ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से इस पाथ पर घूमेंगे. ठीक है, ये था फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ का अगर हम प्रूफ देखें तो भाई अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, सॉरी ग्रेविटेशन लॉ, F इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना. तो यहाँ पर हम और दूसरा हमारे पास जो क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वो क्या कहता है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है डबल डेरिवेटिव, है ना, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव, है ना. तो हम यहाँ से कह सकते हैं एम डी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम एम और आर स्क्वायर. एम एम खत्म होता है यहाँ से, तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम और आर स्क्वायर. ओके, ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं. तो कहता है अगर हम इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी लगाएं, ठीक है, इसी इक्वेशन में, क्योंकि कोई भी बाहर से टॉर्क नहीं लग रहा है और एनर्जी को अगर हम कंजर्व रखें तो ये पूरा इक्वेशन हमारे पास निकल के आता है 1/r इज इक्वल टू जी एम और एच स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई कॉस ऑफ थीटा, जहाँ की एच हमारे पास है, यू कैन सी दैट एच इज योर एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, एच हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है. ठीक है, तो ये अगर हम इसको रिवर्स में करें तो आर जो हमारे पास बनता है एच स्क्वायर बटे में जी एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई कॉस ऑफ थीटा. तो इसको तो ज़्यादा प्रूफ करने की ज़रूरत है नहीं. तो लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता है कि भैया ऑर्बिट में तो घूमेंगे, ऑर्बिट में तो घूमेंगे. देसी भाषा से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि सर देखिए, ऑर्बिट में इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा अगर जब सन दूर है, ठीक, तो हमें सर्दी लगती है, सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक, तो सर्दियों के मौसम में अर्थ सन से दूर रहती है और गर्मियों के मौसम में अर्थ सन के क्लोज रहती है. एंड दिस इज ऑटम सीजन एंड दिस इज वो सीजन जब हमारे पास सन बहुत नजदीक होता है अर्थ के. तो एलिप्टिकल ऑर्बिट ही बनाता है. ठीक है, चलिए इसके बाद हम सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं. इसका सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन कैपलरी का सेकेंड लॉ जो कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ कैपलरी प्लैनेटरी मोशन. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वल एरिया भी कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम जो है लॉ ऑफ एरिया, ऑफ इक्वल एरिया. कहता क्या है सर, कहता क्या है, ये देखिए भैया, कहता है अगर ये हमारे पास बीच में सूरज है, ठीक, और फर्स्ट लॉ में हमने देखा कि भाई इसके इर्द गिर्द का जो ये होगा ऑर्बिट होगा प्लैनेट का, वो कुछ ऐसा इलिप्टिकल होगा. बराबर नहीं बनना है, मेरे से ध्यान देना. ठीक है, ये हमारे पास कोई पॉइंट पी पर है, ये हमारे पास पॉइंट क्यू पर आ गया. तो कहता है भाई सन को सेंटर में रखते हुए अगर हम ये एरिया देखें, ठीक, ये एरिया स्वाइप किया ऑर्बिट में प्लैनेटरी मोशन ने, ये अर्थ हमारे पास है या कोई भी प्लैनेट हमारे पास है. ठीक, और दूसरा कि भाई ये वाला पकड़ते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये वाला एरिया इसने स्वाइप किया. तो ये वाला एरिया ए से पॉइंट बी तक. तो कहने का मतलब क्या है इसका कि भाई इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम. मान के चलो, लेट समझाने के लिए, लेट पी टू क्यू, वो टाइम ले रहा है सर 10 मिनट का. ठीक है, और ए से बी तक जाने में भी टाइम ले रहा है 10 मिनट का. ठीक, तो कहता है इस टाइम पीरियड में जो ये एरिया होगा, जो मैं इसको एरिया जो हमारे पास येलो कलर में लिखा हुआ हो एरिया, ठीक है, अगर इसको ओ पे रखते हैं, ओ पी क्यू will become equals to area
ओ ए बी के बराबर, मतलब इक्वल एरिया स्वाइप करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है भैया, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है देखो अभी हम इसका प्रूफ करते हैं। इसको मिटा दो पहले। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या कह रहा है ये। ठीक है, नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिपीट करो या फिर कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को। ये हमारे पास सन है यहाँ पर, ये हमारे पास सन है, ठीक है, और ये हमारे पास अर्थ है। ठीक, यहाँ से कहीं यहाँ तक आ गई है। ठीक, बहुत छोटे से समय में यहाँ से यहाँ तक आ गई है। अगर मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है, ये जो एंगल इसने स्वाइप किया यहाँ पर, जो चेंज इन एंगल आया, सपोज दैट दिस एंगल इज डी थीटा। ठीक है, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू। तो ये ठीक, एंड दिस इज आर। ठीक, आर हमारे पास है, रेडियस में माइनर एक्सिस रख लो या मेजर एक्सिस रख लो। ठीक है, आर। तो कहता है भाई अगर ये बहुत छोटा एंगल है तो ये पॉइंट क्यू जो होगा लगभग लगभग पी के आसपास में ही होगा, तो ये एंगल जो होगा यहाँ पर वो कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये हमारे पास होगा कितना, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, ओ पी क्यू, O P Q. So that area will become equals to 1 by 2 area equals to 1 by 2 base into height. So 1 by 2 base कितना बनेगा इसका, that will be OP into height, that is PQ. ठीक, now अब हम कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है थीटा जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस के बराबर। तो आर्क यहाँ पर कितना बनना है, that is PQ divided by radius, that is OP. So which implies theta is equals to PQ divided by R, and OP हमारे पास कितना है, वो तो R ही है। ठीक, therefore equation first हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा कि भाई एरिया जो है 1 by 2 OP is equals to radius of the circular track R multiply by PQ, एंड यहाँ से अगर मैं PQ का वैल्यू निकालूं तो ये PQ का वैल्यू कितना होगा, PQ will become is equal to theta into R के बराबर। so this will become is equals to theta into R। ठीक, so area will become is equals to 1 by 2 R स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, कितना आ जाएगा, R स्क्वायर थीटा। लेकिन ये थीटा हमारे पास है, बहुत छोटा सा थीटा मैंने कंसीडर कर रखा है, सो दिस इज डी थीटा, R स्क्वायर डी थीटा। ठीक है भैया, तो छोटे से एरिया में छोटा सा छोटे से इसमें क्या बोलते हैं, जो अगर एंगल छोटा सा है तो एरिया भी हमारे पास डी ए हो जाएगा। ठीक है, एरिया जो है वो डी ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया, तो भाई हमारे पास इक्वेशन आया कि डी ए इज इक्वल टू 1 by 2 आर स्क्वायर डी थीटा। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डिवाइडिंग डेरिवेटिव लेंगे इसका टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि हमें डी ए बाई डी टी चाहिए और वो कांस्टेंट चाहिए। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय dt, we get dA divided by dt equals to 1 by 2 r square d theta over dt। now d theta बटे में dt, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, so I can say that dA by dt equals to 1 by 2 r square into omega this will become is equals to कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ही हो जाएगा क्योंकि 1 by 2 हमारे पास कांस्टेंट से r स्क्वायर ओमेगा, ये तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। ठीक है, दिस इक्वल्स टू कांस्टेंट, में कांस्टेंट लिख देता हूँ यहाँ पर, ये किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर। क्यों, रीजन लिखना अनिवार्य होगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क
external torque acting on the planet, on the planet. प्लैनेट में बाहर से कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही, तो इसका मतलब हो गया 1/2h या 1/2 r स्क्वायर ओमेगा, दिस इक्वल्स टू कांस्टेंट, दिस इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये 0 है, तो मतलब ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो विच इंप्लाइज आई कैन से दैट dA/dt equals to constant, which is the required proof of your second law of Capillary। ठीक है भैया, ये सेकंड लॉ ऑफ कैपिलरी का प्रूफ है, dA/dt इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब हमें करना है थर्ड लॉ। ठीक है, तो थर्ड लॉ हमारे पास क्या बोलता है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड या कैपिलरी थर्ड लॉ। ये कहता है कि सर टी स्क्वायर जो होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, है ना। ये कहता है ना टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, है ना। ओके, सो इसका जो हमारे पास स्टेटमेंट है, क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट पीरियड या टाइम पीरियड of a planet is proportional to the cube of semi major axis of rotation। ठीक है, एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट या रोटेशन जो भी लिख लो यार, इट्स लिख दिया तो फिर ऑर्बिट लिखो। ठीक, दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है भैया, प्रूफ देख लो, प्रूफ क्या कहता है। कहता है मुझे पता है कि एक जो अगर मान के चलो कि ये सन है हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास सन है, ओके, ये सन है और इसके इर्द गिर्द अर्थ ही घूम रहा है, कोई भी प्लेनेट इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स है, F इज इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय r, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है, किसकी वजह से आ रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन, gmm डिवाइडेड बाय r²। ठीक, ग्रेविटेशन। तो as gravitation force is providing the centripetal force, therefore I can say that gmm over r² equals to mv² divided by r। ये खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा, तो gm divided by r equals to v², r I can say that v equals to under root gm divided by r, gm divided by r। लेकिन मुझे ये पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो भैया यहाँ पर डिस्टेंस कितना ले रहा है एक कंप्लीट रोटेशन निकालने के लिए, दैट इज 2πr। ठीक, इस रेडियस को कांस्टेंट करते हुए ये जो सर्कल ले रहा है 2πr डिवाइडेड बाय t, है ना। सर्कल ट्रैक में चल रहा है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बराबर ही डिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा क्या है इसमें डिस्कस करना। ठीक है, तो चलिए भाई ये, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये इतना है तो मैं लिख सकता हूँ विच इम्प्लाइज v इज इक्वल्स टू 2πr डिवाइडेड बाय t इक्वल्स टू कितना आया, अंडर रूट gm ओवर r। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, मैं दोनों साइड से स्क्वेयर करता हूँ, तो ये कितना आएगा 4π² r² डिवाइडेड बाय t² इक्वल्स टू gm ओवर r। इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ट्रांसपोज करके हमारे पास कितना आएगा 4π² r³ डिवाइडेड बाय t² इक्वल्स टू gm r। आई कैन से दैट t² डिवाइडेड बाय r³ इक्वल्स टू 4π² अपॉन gm। ठीक है, ये सारा टर्म कांस्टेंट है, therefore I can say that कि भाई t², therefore I can say that t² is equals to something constant into r³, which implies t² is directly proportional to r³, hence
तो ये रहा हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? चलो ठीक है, मिलते हैं।